तो सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। स्टार्टिंग में ही, क्योंकि लास्ट तक वीडियो देखोगे ही सही, है ना, लास्ट तक लेक्चर सुनोगे ही सही, तो इसलिए धन्यवाद सभी को। सुनिए मेरी बात को, आज छत्तीसगढ़ एलआरसी पे बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ एलआरसी जो कि आप लोगों की इतनी सी एलआरसी है, 1959 की कोड है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। एक अमेंडमेंट आया था, वो अमेंडमेंट आप लोगों के पास है, शायद से मैंने पहले से शेयर करके रखा होगा, और नहीं होगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि अमेंडमेंट में क्या आया था। ये है आपका 2023 का अमेंडमेंट। तो 2023 के अमेंडमेंट के हम आपको फोटो भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे या आपके हमारे उस पे। तो जो जो अमेंडमेंट आए हैं उनको हम एक साथ ही पढ़ लेंगे, क्या क्या चीजें अमेंड हुई हैं उस पे हम बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी, है ना। तो काफी, और आप लोग भी थोड़ी इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि अमेंडमेंट पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन पिछली बार फंसे थे, तो हो सकता है कि इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आ जाइए फटाफट और जुड़ जाइए। आज के सेशन में ज्यादा कहानी पे बात नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट समझिएगा मेरी बात को, है ना। दिस इज द छत्तीसगढ़ एलआरसी। हमें अच्छे से पता है कि पोर्शन कौन सा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। हम पढ़ेंगे पूरा, लेकिन हम कुछ कुछ चीजों को बहुत क्लियर कट तरीके से, एक शॉर्ट मेथड के तरीके से, डायग्राम मेथड से हम याद कर लेंगे चीजों को, राइट। जो जो चीजें आती हैं प्रीलिम्स के पर्पज से हमारे लिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीजें हमें याद करनी है, उस चीज पे हम बात करेंगे। याद करने के पर्पज से हम उस पर बात करेंगे। अगर आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में कुछ अगर लगता है कि किस तरीके से चलेगा, तो आप लोग बोल सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी को भैया गुड इवनिंग। जो पहले जुड़े थे, बाद में जुड़े थे, जो भी अभी जुड़े हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम, है ना। और दूसरी चीज, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे या रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, मैं उन लोगों से यही चीज बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का पेपर लगभग 1.5 से 2 महीने में हो जाना चाहिए। अप्रैल के लास्ट में हो जाएगा, पेपर भी हो जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन एक चीज याद रखना, इस एग्जाम में और इस पेपर में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रही हो। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग 15 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, देखो शादी ब्याह का सीजन भी है, सब चीजें हैं, हेल्थ सबका इशू होता है, ये भी मैटर होता है, कभी ना कभी चले जाता है, कभी कभी मैं नहीं ले पाता हूँ, कभी कभी आप लोग नहीं ले पाते हो, सब चीजें जायज होती हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी उस चीज को बोलते हैं कि जब आपका एक दिन में अगर आपने बुक उठा के थोड़ा सा रिवीजन भी कर लिया ना, तो वो काम कर जाएगा। अगर इस चीज के लिए अगर आप लोग हो राजी, तो बिल्कुल आप लोग तैयार करिए, 100% आपका प्रीलिम्स निकलेगा। और छत्तीसगढ़ एलआरसी कोई बड़े सब्जेक्ट नहीं है, इतना वास्ट सब्जेक्ट नहीं है। पढ़ने के तरीके होने चाहिए इसको, कि वास्तविकता में ऐसी चीज हम पढ़ें। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर व्यक्ति टफ चीजों को पढ़ने के लिए या टफ चीजों को पाने के लिए, या जो इंसान मानता नहीं है उसको मनाने के लिए लगा रहता है। कभी आपने माने हुए को मनाया? कभी आपने सरल को शार्प किया? नहीं किया। सरल को शार्प करोगे ना, तो वो सरल व्यक्ति वस्तु फेंक के मारोगे ना, तो हर इंसान कट जाएगा, हर इंसान आप लोगों को पसंद करने लगेगा। मतलब आप सिंप्लिसिटी जितनी अच्छी से रखोगे चीजों पे, तो यही आपको छत्तीसगढ़ के साथ करना है, और छत्तीसगढ़ का एक्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए आ जाइए, ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने डायग्राम की ओर अग्रसर करते हैं कि वास्तविकता में छत्तीसगढ़ के जो प्रीलिम्स के पोर्शन है, प्रीलिम्स के पोर्शन को डील करेंगे, ठीक है भैया। और आप लोगों से एक और अनुरोध ये है कि छत्तीसगढ़ एलआरसी स्टार्ट होने जा रही है। यदि आप लोगों के टच में जो जो व्यक्ति हैं जिनको लेना है अभी भी क्रैश कोर्स, तो वो क्रैश कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट के बाद मैं खुद उनको क्रैश कोर्स लेने के लिए नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट वास्ट सब्जेक्ट की श्रेणी में रखा जाता है छत्तीसगढ़ के तौर पे, और अच्छे खासे क्वेश्चन कवर करे जाते हैं यहाँ से भी। तो अगर ये सब्जेक्ट हो गया, तो मैं इसका रिवीजन की वो नहीं लूंगा लाइबिलिटी, कि मैं आपका रिवीजन वो करा ही दूंगा। मैं छोटे मोटे सब्जेक्ट रिवीजन करा सकता हूँ, लेकिन ये वाला जो सब्जेक्ट है, अगर ये 10-15 दिन भी खिंचा, तो मैं 10-15 दिन आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता ना। तो इसलिए अभी जिसके पास समय है, या आप लोगों के परिचित व्यक्ति हैं जिनको लेना है, जिनने देख रखा है, तो वो अभी ले सकते हैं। आपके पास समय है, सिर्फ इस सब्जेक्ट के बाद फिर मैं अलाउ नहीं करूंगा। 5-6 दिन में, मतलब 3-4 दिन में ही आगे बढ़ जाएगा लगभग, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सीजीएलआरसी, सीजीएलआरसी सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि आप लोगों का एक ब्रिलियंट क्वेश्चन माना जाता है सीजीएलआरसी का। ये सीजीएलआरसी क्या अकेली छत्तीसगढ़ के एप्लीकेबल है? पहला क्वेश्चन। या होल ऑफ स्टेट पे एप्लीकेबल है? दूसरा क्वेश्चन। अब आपको देखना क्या है, आपके जब आप फ्रंट पेज देखोगे, तो इसमें लिखा संपूर्ण भूमि किसकी है? राज्य सरकार की। इसका मतलब डायरेक्ट आंसर क्या होना चाहिए कि राज्य सरकार पे
राज्य सरकार की भूमियों पे क्या होना चाहिए, ये एप्लीकेबल होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ भूमि जो होती हैं वो आपके एक्सेप्शन केस में रखी जाती हैं, अवसंरचना परियोजना से संबंधित होती हैं। तो बहुत सारी चीजों का मैटर यहाँ पे हमें डील करने मिलेगा। आ जाइए थोड़ा सा चीजों को समझते हैं, शॉर्ट में डायग्राम बनाते हैं CGLRC का, CGLRC 1959 का, ठीक है 1959। आइए कहानी को थोड़ा सा रुख देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात वही होगी जैसे कि हर एक्ट की होती है, टोटल सेक्शन के बारे में बात करूंगा, टोटल चैप्टर के बारे में बात करूंगा, अगर आप लोग कमेंट पे लिख दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। टोटल सेक्शन के बारे में बात करूंगा, एनेक्टमेंट डेट के बारे में बात करूंगा, एनफोर्समेंट डेट के बारे में बात होगी, जो अमेंडेड हुए हैं 2023 के उनके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है, जो अमेंडेड हुए हैं 2023 के उनके बारे में बात करूंगा, शेड्यूल के बारे में बात करूंगा कि शेड्यूल वास्तविकता में शेड्यूल कितने हैं। आगे और बढ़ जाइए, शेड्यूल के बारे में बात होगी, देन इसके बारे में आपके एक्ट नंबर के बारे में बात होगी कि एक्ट नंबर कितना है, ठीक है, इसके बारे में बात होगी। और आगे किसके बारे में बात होगी, और आपके ये एप्लीकेशन के बारे में बात होगी, एग्जिस्टेंस के बारे में बात होगी, एक्सटेंड के बारे में बात होगी, एक्सटेंड के बारे में बात होगी ठीक है, चलो आ जाइए चीजों को थोड़ा सा डील करते हैं। तो टोटल चैप्टर कितने हैं बॉस, बताइए कौन बता रहा, टोटल चैप्टर है 19। टोटल चैप्टर कितने हैं 19, इसके टोटल चैप्टर हैं 19। को याद करने का तरीका बता रहा हूं, 1959 आप लोगों को पता है, इसका 19 ले लीजिए, ये वाला गोल कर दीजिए, कितने चैप्टर हैं टोटल 19, ठीक है, ये याद हो गए, ठीक है। टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल सेक्शन आपके हैं 264, 264 आपके क्या है भैया, टोटल सेक्शन है 264, मतलब जो आपके 246, ऐसा नहीं लिख सकते, इसको उल्टा कर दीजिए 264 कर दीजिए, ये आपके जो सम और विषम होते हैं उसके हिसाब से तो सम वाले ये होगा, ठीक है। एनेक्टमेंट अगर डेट के बारे में बात करूं कि इसकी एनेक्टमेंट डेट क्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी एनेक्टमेंट डेट क्या है, जो कि आपके ऊपर ही लिखी होगी, मैं बता देता हूं आपकी इसकी एनेक्टमेंट डेट क्या है, इसकी एनेक्टमेंट डेट लिखिए क्या, बताइए और एक और चीज याद दिला दूं, है ना, एक मिनट, ठीक, ये है आपकी इंडेक्स, अगर दिख रही हो, देखिए इस इंडेक्स को इतनी खतरनाक तरीके से तैयार किया गया है, ये आप लोगों के सिर्फ प्रीलिम्स में जब भी काम आएगी, इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो काफी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, है ना। बनाना है, चेक भी नहीं कराते हो आप लोग, सबसे गलत बात है आप लोगों की, ठीक है। मेरे से पढ़ के अगर इंडेक्स तैयार नहीं कर पाए यार दोस्त, तो फिर क्या ही मतलब है आप लोगों का, मतलब पढ़ने के बाद भी, ठीक है। तो दो तीन चीजें यहाँ पे आप लोगों को याद रखनी है, एनेक्टमेंट डेट के बारे में यहाँ पे बात करी गई, कब से इन्फोर्स में होगा, तो ये वो लिखा है आपको, प्रथम बार जब प्रकाशित हुआ, प्रथम बार जब प्रकाशित हुआ तो वो कब हुआ आपका, प्रथम बार प्रकाशित हुआ था आपका 21 सितंबर 1959, प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था 21 सितंबर 1959 को क्या हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था। और प्रवत्त कब से आया था, ये प्रवत्त आया था 2 अक्टूबर 1959, ये डेट याद रख लेना, 2 अक्टूबर भैया, कौन सी, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। और प्रथम बार जब प्रकाशित हुआ वो कौन सी डेट हो गई आपकी, 21 सितंबर 1959, और इनफोर्स में आया था आपका 2 अक्टूबर 1959। यहाँ पे एक स्पेशल क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि यहाँ पे अप्रूवल किसकी मिली थी, अप्रूवल यहाँ पे मिली गई थी आपकी, अप्रूवल मिली थी प्रेसिडेंट की, किसकी मिली थी, प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की अप्रूवल मिली थी। और अप्रूवल मिली थी, कब मिली थी, ये मिली थी 15 सितंबर 1959 को इसकी अप्रूवल मिली थी, 1959, 15 सितंबर 1959, तो ये याद रख लेना आराम से 1959 ठीक है। एक्ट नंबर कितना है, अगर एक्ट नंबर के बारे में बात करूं तो एक्ट नंबर आपका, एक्ट नंबर है 20, एक्ट नंबर कितना है 20 है।
अगर मैं शेड्यूल के बारे में बात करूं तो शेड्यूल कितनी है भैया आपकी 4। पीछे जाके देख लीजिए शेड्यूल के बारे में बात हो रही है, शेड्यूल कितनी है यहाँ पे 4 है। वेरी गुड, वेरी गुड दोस्त, वेरी गुड। ठीक है 4। अगला क्वेश्चन, ये तो आपका जो जो डेट है ना ये वाली थोड़ी सी चेंज कर लो, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपकी आनी चाहिए छत्तीसगढ़ की जो डेट आनी चाहिए वो आनी चाहिए 1 नवंबर 2000। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ की एलआरसी एनफोर्स में कब से आएगी, जब से 2000 में आपका छत्तीसगढ़ अलग होगा। ठीक है, ये हो गई आपकी 1 नवंबर 2000। ठीक है, एक्ट नंबर आपका कितना है यहाँ पे, एक्ट नंबर आपका 20 है। एप्लीकेशन एक्सटेंड के बारे में बात करता है, एप्लीकेशन आपकी होल ऑफ स्टेट, एक्सटेंड किसका है भैया, होल ऑफ स्टेट छत्तीसगढ़ पे लागू हो रहा है ना, तो होल ऑफ स्टेट छत्तीसगढ़। ठीक है, अभी यहाँ पे जो एक और चीज है, यहाँ पे जो जो एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है, तो एप्लीकेशन कहाँ तक यहाँ पे लागू करने के बारे में ये बात कर रहा है। तो एप्लीकेशन और नॉन एप्लीकेशन, तो नॉन एप्लीकेशन आपका एक सेक्शन आप लोगों को 100% आप लोगों को पता चलेगा, वो कौन सा भैया, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मतलब 264 लास्ट वाला सेक्शन जो है, कौन सा लास्ट वाला 264, और ये आपका सेक्शन 1 ही है जो कि एप्लीकेशन के बारे में बात करता है। 264 जो सेक्शन है वो बात ये करता है कि भाई साहब कि केंद्र सरकार की भूमि के संबंध में लागू नहीं होगा, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमि है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड है, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, उस पर क्या नहीं होगा भाई साहब, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जनरल है, ये इन जनरल है कि आपके मुंह पे याद होनी चाहिए कि टोटल चैप्टर भाई साहब 19 है आपका, जो आपका टोटल सेक्शन है वो 264 है, आपके इनेक्टमेंट डेट है 1/11/2000, इन्फोर्समेंट डेट है 2 अक्टूबर 1959, अमेंडमेंट आपका हुआ है 2023 का, शेड्यूल आपका चौथा वाला है, एक्सटेंड आपका ऑल ऑफ स्टेट छत्तीसगढ़, एप्लीकेशन आपका होगा भैया ये ऑल ऑफ स्टेट पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो लैंड है उन पे सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्ट नंबर 20 है, और इसके बाद अप्रूवल आपके प्रेसिडेंट की कंसेंट 15 सितंबर 1959 को आपकी मिल गई थी। ये जनरल है, इन जनरल आप लोगों का यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा बोल दिया गया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज है जो कि मैंने आप लोगों से बताया था कि ये अमेंडमेंट किसके बारे में बात कर रहा था मैंने, अमेंडमेंट के बारे में, या तो आप लोग अमेंडमेंट निकलवा लीजिए, ये 2023 का अमेंडमेंट है, मैं आप लोगों को कल के दिन स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ये अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, ये एक्ट नंबर कितना है भाई साहब, ये एक्ट नंबर है 8। ये एक्ट नंबर कब का है, ये एक्ट नंबर है 8 और 2023 का है, और छत्तीसगढ़ डेटेड, जो आपकी जो गवर्नर की यहाँ पे कंसेंट मिली है, तो यहाँ पे आप लोग याद रख लेना, यहाँ पे गवर्नर की जो कंसेंट मिली है, अप्रूवल जो गवर्नर का मिला है, यहाँ पे असेंट मिली है, वो मिली है 13 अप्रैल 2023। पहली चीज ये याद रख लेना। दूसरा ये याद रखना ये पब्लिश कब हुआ, पहली बार पब्लिश कब हुआ, ये वाला पब्लिकेशन आपका, पब्लिशिंग डेट इसकी याद रखना 24 अप्रैल 2023, ये वाली चीज भी आप याद रख लेना। जनरल एंड प्री के पर्पज से आप लोगों को निकलवा के बस अकेला बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ यही याद रखना। अमेंडमेंट क्या हुए, एक लिस्ट बना लीजिए, अभी हाल से ही अमेंडेड क्या क्या चीजें हुई हैं। एक तो जेड का 7 आप लोगों को देखना है, दूसरा आपको देखना है वो भी सेक्शन 2 में, वो कहाँ पे देखना है आपके, सेक्शन 2 अमेंड हुआ है, सेक्शन 2 में अमेंड क्या क्या हुआ है, सेक्शन 2 में अमेंड हुआ है जेड का 7, जेड का 7 अमेंड हुआ है, और क्या अमेंड हुआ है, उसके बाद जेड का 8 ये आया है, जेड का 7। एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे में तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं थोड़ा सा इसको साइड करता हूं। ठीक, अमेंड क्या हुआ है, सेक्शन 2 जेड का 7, जेड का 8, जो जेड का 7 है वो है फ्री होल्ड राइट, फ्री होल्ड राइट, लिस्ट बना लीजिए, बस लिस्ट बना लेना। ठीक है, और जेड का 8 आपका है ट्रांसफर, आपका है ट्रांसफर। ठीक है, इसके बाद आपका अमेंडेड जो हुआ है वो हुआ है सेक्शन 33, किसमें अमेंड हुआ है, सेक्शन 33 में हुआ है। सेक्शन 33 में आपका जो प्रिंसिपल ओमिशन है ये वाला, ये ओमिट हुआ है। इसके बाद आपका आ जाइए सेक्शन 40, सेक्शन 40 में अमेंड हुआ है।
सेक्शन 40 में क्या अमेंड हुआ है आप लोग देख लेना, सब्स्टिट्यूट हुआ है वहां पे नेम थोड़ा सा, तो नेम का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ रूल इन वन शेड्यूल, ये जो इफेक्ट आया है वो रूल शेड्यूल 1, नेम इफेक्ट, नेम सब्स्टिट्यूट हुआ है। देन इसके बाद आ जाइए आपकी फिर अमेंडमेंट पहुंचा, पांचवा अमेंडमेंट 47 में हुआ है, ठीक है। अमेंडमेंट यहाँ पे भी, इसका बाद आपका अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है 47 में लिमिटेशन ऑफ अपील वाले में, है ना। किसमें? लिमिटेशंस ऑफ अपील्स में। किसमें? लिमिटेशंस ऑफ अपील्स में। पहले आपकी 45 दिन थी, अब कितनी है? 60 दिन वाली बात जोड़ी गई है यहाँ पे आपका। और क्या हुआ है? सेक्शन 50 में अमेंड हुआ है, ये भी याद रखना, सेक्शन 50 में भी अमेंड हुआ है, ठीक है। इसके बाद और भी बचे हैं, अभी मैं और लिस्ट बना देता हूँ, आप लोगों को लिखना है। 51 में भी अमेंड हुआ है थोड़ा सा, अमेंडेड 51, अमेंडेड 52, अमेंडेड 56, अमेंडेड आपके 98, 101, 102, 103, इसके बाद 115। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल के दिन अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वैल्यू रखता है यहाँ से, ठीक है। 124, ठीक है, अमेंडेड अमेंडेड लिखते जाना। इसके बाद आपका लिखना 158, इसके बाद आप लिखना 162 का ए, ये अमेंड हुआ है, ठीक है। ये है इंसर्ट, इंसर्ट हुआ, ये अमेंड की जगह क्या हुआ है? ये इंसर्ट हुआ सेक्शन, ये अमेंड नहीं हुआ, ये इंसर्ट हुआ है। 162 ए इंसर्ट हुआ है, सॉरी गलत देख ली थी सर। 23 का अमेंडमेंट क्या है बताइए, बताएंगे सर आपने? सॉरी गलत देख ली थी। अरे 23 का अमेंडमेंट कुछ नहीं है, जैसे कि अमेंड आता है ना, जैसे कि अमेंड आ गया कि 45 दिन के चक्कर, 45 दिन लिमिटेशन लिखी थी तो 60 दिन कर दिया, शेड्यूल 1 हो गया, नेम सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसी का नाम चेंज कर दिया, यही अमेंडेड है। तो ये आपका 2023 का जो अमेंडमेंट आया है ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। पिछली बार मैं बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन आए थे शायद से इधर से, और गलत करके आते हैं क्योंकि हम पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है एक एक नंबर पे डील करना चीजों को। डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट लैंड 162A मैं लिस्ट बना देता हूँ, आप लोग उस पर ध्यान देना, बस ये मान के चलो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे आप लोगों के, है ना। मतलब थोड़ा बहुत इन पे ध्यान देना है अगर एडिशनल नंबर की कमाई करनी है तो, ठीक है। 170 में भी थोड़ा बहुत अमेंड देखने मिल ही जाएगा, हाँ। लेकिन जो 169 है ये ओमिट हुआ है, ये क्या हुआ है? ये ओमिट हुआ है, अमेंड नहीं हुआ है। 169 ओमिट हुआ है, अमेंड नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ सेक्शन ओमिट भी हुई है, ठीक है। जैसे कि ये अमेंड हुआ है 172, लेकिन 174 जो है वो ओमिट हुआ है। 174 क्या है? ओमिट हुआ है। ये वाइट से लिख रहा हूं वो ओमिट वाले हैं, ये क्या है भैया? ये ओमिट है, ये ओमिट है, ये क्या है? ये ओमिट है। इसके बाद आपका 182, 182 ये भी अमेंड है। इसके बाद आपका 246 ये भी अमेंड है ना। 246 आप लोगों का ध्यान देना। इसके बाद 248 ये भी अमेंड है, और इसके बाद 258 ये भी अमेंड है। बस इतनी चीजों में से आपके 2 सेक्शन जो हैं वो अमिट हुए हैं, बाकी सब क्या हुए हैं? आपके अमिट हुए हैं, और एक इंसर्ट हुआ है, 162 इंसर्ट हुआ है, राइट। इसका मतलब ये चीज आप लोगों को, सिर्फ इतनी सी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। आ जाइए, बाकी तो मैंने आप लोगों को जो मेन मेन पोर्शन था वो यही है। डेफिनेशन से 100% क्वेश्चन फंसने के चांस रहेंगे, हम उस पर बात करेंगे। चलो आगे बढ़े, लेट्स प्रोसीड, राइट। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, तो सबसे पहले हमारा जो छत्तीसगढ़ एलआरसी है, छत्तीसगढ़ एलआरसी में हमारा क्या बात करता है? लॉ। इसका मतलब हमारे छत्तीसगढ़ एलआरसी में ऐसा तो नहीं अगर कोई हमारी व्यक्ति, हमारी जमीन पे अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेगा तो हमें कहीं लॉफुली बार किया गया है कि हम केस नहीं लगा सकते, ऐसा कहीं है क्या प्रोविजन? क्योंकि ये स्पेशल प्रोविजन है, क्योंकि हमारा लॉ है। और लॉ को ही अगर कोई व्यक्ति ये बोल दे कि नहीं भैया, अगर सिविल न्यायालय की अधिकारता नहीं है तो आप सूट नहीं लगा सकते, कोई ऐसे सेक्शन है अगर आप लोगों को पता है तो बता दीजिए। और कहीं विधि व्यवसायी का एडवोकेट भी अपीयर नहीं हो सकता, ऐसे कोई सेक्शन है? जी हाँ। तो सबसे पहले 2 पार्टी में इसको बांट लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे सिविल कोड का वर्जन है या सिविल जुरिडिक्शन को बार किया गया है, और यहाँ पे आपके प्रैक्टिशनर को बार किया गया है।
प्रैक्टिशनर को बार किया है या सिविल जो जुरिडिक्शन है उसको बार किया गया है, सिविल अधिकारिता, ठीक है, सिविल न्यायालय की अधिकारिता उसको बार किया गया है। तो देखो दोनों चीजें, तो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो आपको देखो 111 सेक्शन जाके देखना, वहां पे आप लोगों को देखने मिलेगा, और एक और आपको देखने मिलेगा 257, आप वहां पे भी जाके देखना तो आप लोगों को वहां पे भी देखने मिलेगा, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे विधि व्यवसायी को बार किया गया है तो विधि व्यवसायी को बार किया गया है एक तो आपके 170 के ए में, और दूसरा आपका बार किया गया है 157 के ए में। बहुत अच्छे से चीजों को समझना है, यहाँ पे बहुत अच्छे से चीजों को समझना, यहाँ पे बार है दोनों जगह बार, एक तो प्रैक्टिशनर बार है 170 के ए में, और एक तो 1257 के ए में, और एक तो सिविल जो आपका न्याय जुरिडिक्शन को बार किया गया है, सिविल न्याय की अधिकारिता को 111 और आपके 152 में, जो कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित रहेगी, ठीक है। यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अब हमारा पोर्शन, मुख्य पोर्शन है, उसको मैं रीड करना चाहूंगा। सेक्शन 1, अध्याय 1 प्रारंभिकता के बारे में बात करता है, लेकिन इसके पहले हम सबसे पहली चीज ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट यार, क्या ऑब्जेक्ट है? छत्तीसगढ़ में भू राजस्व अधिकारियों की शक्तियां भूमि राज्य की भूमि में धारण करने वाले अधिकारों दायित्व कृषि भूधारियों भूमि से संबंधित अन्य विषयों में आनुषंगिक विधियों के समेकित या संशोधित करना है। इसका मतलब रिलेटिंग टू लैंड जो भी डिस्प्यूट रहेगा, रिलेटिंग टू लैंड जो भी डिस्प्यूट रहेगा, लैंड चाहे वो कोई भी हो जाए, चाहे राइट के बारे में बात हो जाए, चाहे ऑब्लिगेशन के बारे में बात हो जाए, चाहे ड्यूटी के बारे में बात हो जाए, कुछ के बारे में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या चाहे स्टेट लैंड के बारे में बात हो जाए, चाहे आपके राजस्व अधिकारियों के बारे में, रेवेन्यू ऑफिसर की ड्यूटी के बारे में बात हो जाए, जो भी चीजें होगी, या आपके लैंड रेवेन्यू के बारे में बात हो जाए, लैंड रेवेन्यू, ठीक है, इसके बारे में दो ऑब्जेक्ट हैं। एक तो पहली चीज आपका क्या है, कंसोलिडेट, और दूसरी चीज है अमेंड। पहली चीज क्या है भैया, कंसोलिडेट, और कंसोलिडेट वो वर्ड है जो मतलब जितने भी आपकी छत्तीसगढ़ में जो भी लैंड रेवेन्यू संबंधित मामले हैं, लैंड से संबंध, वो कंसोलिडेट करता है, वो कहीं ना कहीं इसकी प्रोसीजर को फॉलो करेगा सीपीसी के अदर देन स्पेशल लॉ, ठीक है, कंसोलिडेट एंड अमेंड। और जहां पे ये प्रोविजन फॉलो नहीं होते वहां पे फॉलो कौन होगा, वहां पे फॉलो होगा सीपीसी। सिंपल सी कहानी आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। या तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हमारा सेक्शन 1। सेक्शन जो 1 है वो ज्यादा खास बात तो करता नहीं है। सेक्शन 1 हमारा डायरेक्ट बात करता है कि 1959 की छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ पे, इसका विस्तार, हाँ एक और चीज, गणराज्य वर्ष कौन सा है ये पीछे जाके फटाक से एक और चीज लिख लो, यहाँ पे कौन सा भैया, यहाँ पे जो गणराज्य वर्ष है वो 10वां है। गणराज्य वर्ष कौन सा है भैया, यहाँ पे 10th, 10वां यहाँ पे गणराज्य वर्ष दिया गया है, ठीक है, ये भी हो गया। आगे बढ़ जाइए सेक्शन 1। सेक्शन 1 पहली चीज तो आपका ये बात कर देता है 1959 की आपकी कौन सी CGLRC है। दूसरा जो आपका बात करता है वो क्या बात करता है, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पे है। इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भू राजस्व के भुगतान के लिए भूमि के दायित्व हेतु भूमि के प्रति भू राजस्व का निर्धारण भूमि की उगाही उपबंधित अनुसांगिक उपबंधों को छोड़कर ऐसे क्षेत्रों को लागू नहीं होगा जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन समय समय पर आरक्षित और वनों की कटाई के लिए गठित किए जाते हैं। तो ये बोल देता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एमपी एलआरसी में ना, ये जो मध्य प्रदेश का पेपर आता था उसका बेस्ट क्वेश्चन है ये। उसका कौन सा क्वेश्चन है ये, बेस्ट क्वेश्चन में से एक होता है, क्योंकि ये यहाँ पे सीधा बोलता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे किसकी भैया, यहाँ पे आपकी देख रही है एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन सिंपल सी बात बोल रही, पहला तो बोल रहा है कि होल ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड के बारे में बात हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बोल रहा है कि सेव करना है आपको, किसको सेव करना, नॉट एप्लीकेबल टू ऐसे क्षेत्रों पे लागू नहीं होगी तो जिन्हें वन अधिनियम 1927। अब आपसे पूछा जाएगा वन अधिनियम कब स्थापित किया गया, आप लोगों ने अगर जीके पढ़ा होगा तो बता दीजिए मुझे, ठीक है। और वन अधिनियम 1927 पे जो आरक्षित वर्ण है, जो आरक्षित किए गए हैं, जो संरक्षित किए गए हैं, उनके बारे में बात नहीं, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है, उन पे बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो बाकी सब चीजों को छोड़ दो, छत्तीसगढ़ संहिता में जो भू राजस्व भुगतान हो गया, भूमि के प्रति दायित्व हो गया, भू निर्धारण हो गया,
उपबंधों को या उनसे अनुषंगिक समस्त उपबंधों को छोड़कर ऐसे क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो संरक्षित या आरक्षित है। तो ये एक और चीज हो गई। प्रोवाइजो लिखा है, एक से अधिक प्रयोजन के लिए भूमि के प्रति निर्देश लागू हो सकेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो कि आपका 59 बात करता है कि एक से अधिक प्रयोजन के लिए भी लागू होंगे, मतलब अदर पर्पस पे भी लागू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कि मान के चलो एक लैंड पे खेती करा रहे हो, एक उसी लैंड पे आप पशु चरा रहे हो, उसी लैंड पे कुछ भी, तो सब पे एप्लीकेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 59 आपका बोल दिया है कि रेवेन्यू भी देता है, सब चीजें आपकी हो गई कि भूमि के उपयोग के लिए प्रति निर्देश जाने जाएंगे और आपका ये माना जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट ऐसी तारीख से प्रवृत्त करेगा जैसा कि ठीक समझे। ये सेक्शन 1 आप लोगों का क्लियर कट हर एक्ट का ऐसा ही रहता है, आप लोगों को ऐसा ही मिलता है। बात करेंगे सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 हमारा किसके बारे में बात कर रहा है? सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? हमारा डेफिनेशन के बारे में हमारा सेक्शन 2 जो है वो बात करता है। आइए थोड़ा सा इस पे ही चर्चा करेंगे और यही हमारा यहाँ से मेन कोर्स स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारा बिल्कुल एक यहाँ से स्टेबिलिटी आप लोगों की क्रिएट होगी कि आखिरकार देखेंगे चीजें क्या सिखा। देखो धीरे धीरे मैं ऐसे नहीं चलूंगा, मैं थोड़ा सा उल्टा चलूंगा, है ना, ऐसा रेंडमली नहीं चलूंगा मैं, मेरे को जैसे समझ में आएगा मैं वैसा चलूंगा, आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं कि आप लोग लाइन से पढ़ रहे हो। मैं सीधा सीधा उठाता हूं कि जो लैंड का मामला है, सबसे पहले लैंड मतलब हमारे यहाँ पे कृषि, क्या, भूमि, सबसे पहला मामला हमारा क्या आता है? कृषि आता है। तो सबसे पहली डेफिनेशन हम किसकी पढ़ने वाले हैं? हमारी 2 के बी में। किसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं? 2 के बी में पढ़ने वाले हैं, 2 के बी में। आइए तो 2 का बी पढ़ते हैं, पहले कंफर्म करते हैं 2 का बी। 2 का बी किसके बारे में बात कर रहा है? एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहा है। एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि आपका, ठीक है। अब कृषि यहाँ पे आप लोगों की यहाँ पे लिखिए, कृषि के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, यही आपका प्रीलिम्स से और यहीं से क्वेश्चन बनना सकता है। बोला कृषि के अंतर्गत बॉस, कृषि के अंतर्गत मैं आपसे बोल रहा हूं फसल, मैं हिंदी लिख रहा हूं, आप लोग देखते रहना। फसल, दूसरी चीज कृषि के अंतर्गत आता है उद्यान कृषि, तीसरी चीज इसी के अंतर्गत आता है फलोद्यान, इसी के अंतर्गत आपका आता है भूमि आरक्षित करना, भूमि आरक्षित करने में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी? एक तो आपका आता है चारा, चारा चारा लिखा ना, चारा, हाँ चारा, चराई और छप्पर छाने। बस ये क्या है, क्यों है, कैसा है, कब है, कहां से आया, क्यों आया, हमें इन सब का आंसर नहीं, ये हमारा प्रीलिम्स है, इतना याद रख लेना। ये हमारा क्या है? ये हमारा प्री है कि आपसे पूछा जाए कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो फसल आती है, उद्यान कृषि आती है, फलोद्यान आता है, भूमि आरक्षित करना, चारे चराई छप्पर छाने आते हैं। फसल में क्या क्या आता है, मतलब इसी के अंतर्गत और पूछा जा सकता है कि बोले उसमें फसल है तो फसल भैया कौन सी? या तो आपकी 2 तरीके की फसल होती है, एक तो होती है वार्षिक और एक होती है नियतकालिक। अगर आप लोगों को याद हो, कोई 1 साल वाली होती है और कोई नियतकालिक 2-2 3-3 महीने वाली भी होती है। तो वार्षिक और नियतकालिक, जो आपकी वार्षिक होती है, वार्षिक में आपका कौन कौन सा आता है? वार्षिक में आपका आता है जैसे कि पान, सिंघाड़ा, और क्या दिया गया था? पान, सिंघाड़ा या अ, उद्यान की उपज, उद्यान की उपज, ये आपके किस में आ जाती है दोस्त? ये आपके आ जाती है फसल में। ये दिस इज द एनालिसिस ऑफ आपका 2 का बी। 2 का बी सीधी सीधी बात बढ़ता है। अब बात करते हैं भाई साहब, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर ईयर कितना होगा यहाँ पे? अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर ईयर कहाँ पे होगा? यहाँ पे एग्रीकल्चर ईयर होगा आपका 1 जुलाई। कौन सा होगा आपका? 1 जुलाई यहाँ पे एग्रीकल्चर ईयर होगा। एक और चीज मेरी तरफ से लिखिए, एग्रीकल्चर में इंक्लूड है बागवानी, बागवानी, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना बागवानी भी क्या है यहाँ पे इंक्लूड है। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर से यहाँ पे 2 का बी में आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं, ये आप लोगों को मिल ही जाएगा, डोंट वरी, है ना। चलो ठीक। अब अगर एक खेती के बारे में बात करेंगे तो खेती पे काम करने वाला कोई व्यक्ति तो चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? कृषक।
तो कृषक यहाँ पे कृषक दिया है नहीं, यहाँ पे दिया है वास्तविक कृषक, मतलब जो आपका एक्चुअल है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं वास्तविक कृषक के बारे में। तो ये आपका जो वास्तविक कृषक जो है, ये वास्तविक कृषक कहाँ पे दिया है? वास्तविक कृषक जो आपका दिया गया है वो 2K ई में दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? 2K ई में दिया गया है। 2K ई में बारे में बात करते हैं। जो एग्रीकल्चर रेंट पे 2K बी में काम कर रहा है वो 2K बी में काम करेगा 2K ई में। 2K ई में कौन है? वास्तविक कृषक है, जो कृषि पे काम करता है। अब वास्तविक कृषक होता कौन है? तो बोले पहले तो 2K ई में दिया गया है, वास्तविक कृषक होता वो है जो स्वयं खेती करता है। जो क्या करता है? स्वयं खेती करता है। पहली चीज तो जो स्वयं खेती करेगा वो क्या होगा? वास्तविक कृषक होगा। अब यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, बोले यार स्वयं खेती करने में कौन कौन आता है? बोले स्वयं खेती करने में या तो स्वयं खेती करेगा श्रम द्वारा, मेहनत करेगा ना, या तो श्रमिक, या तो श्रमिक द्वारा, या तो भैया श्रम द्वारा, खुद की श्रम द्वारा, या तो श्रमिकों के द्वारा करेगा। श्रमिकों द्वारा मतलब या तो सर्वेंट वगैरह ले आएगा, मजदूर वगैरह ले आएगा। ये होता है मजदूरी पर। ये होता है किस पे भैया? मजदूरी पर। ये किस पे हो गया? मजदूरी पर, लेबर पे काम कर रहा है। अगर श्रम द्वारा करेगा तो श्रम द्वारा में दो व्यक्ति होते हैं, या तो स्वयं कर लेगा या तो फैमिली के मेंबर लगेंगे भैया काम पे। किसके भैया? फैमिली के मेंबर काम पे लग जाएंगे उसके फटाक से। लेकिन श्रमिकों द्वारा अगर काम किया जाएगा तो श्रमिकों द्वारा काम करना है मतलब आपको कुछ ना कुछ पेमेंट तो देनी है। क्या करना है आपको? कुछ ना कुछ पेमेंट तो आपको देनी पड़ेगी। इसका मतलब जब भी मजदूरी पे काम करोगे तो मजदूरी पे काम करोगे या तो नकदी के रूप में पैसा, भाई साहब क्या मिलेगा? पैसा। नकदी के रूप में काम करोगे। दूसरा, अगर पैसा नहीं देते हो तो वस्तु दो, पहनने ओढ़ने की, खाने की, एक आध दो बोरी दो, जो उनने काम किया है कुछ तो दो। ठीक है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। इसका क्या है भैया? एक अपवाद है। एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है भैया? एक्सेप्शन इन्होंने, जो मैंने बोला, इन्होंने बोला कि अगर श्रमिकों द्वारा मजदूरी के तौर पे बात कर रहे हो तो नकदी के रूप में दे सकते हो, वस्तु के रूप में दे सकते हो, लेकिन फसल के अंश के रूप में नहीं। लो, फसल के अंश के रूप में नहीं, यही एक्सेप्शन है। फसलों के अंश के रूप में हम आपको कोई भी संदाय नहीं करेंगे मजदूरी पे भाई साहब। ठीक है, चलो, मतलब काम के बदले पैसा चाहिए। पैसा या तो वस्तु। आप ऐसा नहीं हो कि आपने चने कटवाए तो बोले 3 बोरी चने ले जाओ। फसल का अंश नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। ठीक है, चलो, यहाँ पे इतनी चीज आप लोगों को क्लियर होगी भैया, फसल के अंश के रूप में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज इंक्लूड है। स्वयं खेती करना तो हो गया, स्वयं खेती करना आ गया, श्रम द्वारा आ गया, श्रमिक द्वारा आ गया। एक और होता है, एक और, एक तो स्वयं खेती करोगे, दूसरा आपका होता है पर्यवेक्षण। अगर जो व्यक्ति पर्यवेक्षण करता है वो भी तो वास्तविक कृषक कहलाता है। क्या करता है? पर्यवेक्षण करता है, निगरानी ऐसे ऐसे रखता है, हाँ ठीक चल रहा है, अच्छा इसमें किया कि नहीं किया, इस तरीके से अगर वो बोला तो पर्यवेक्षण या तो स्वयं के द्वारा होगा या तो भैया कुटुंब सदस्य के द्वारा, जो आपके फैमिली मेंबर हैं उसके द्वारा, या तो कुटुंब के सदस्य के द्वारा या तो स्वयं के द्वारा। तो ये भी पर्यवेक्षण होता है। या तो एक और चीज, भाड़े के श्रमिक द्वारा। किस पे भैया? भाड़े के श्रमिक, जो भाड़े से लाते हो ना, भाड़े के श्रमिक द्वारा। सिंपल सी कहानी, यहाँ पे भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ये हो गया एक्चुअल। क्या हो गया? ये एक्चुअल हो गया कि ये वास्तविक कृषक क्या है। यहाँ पे वास्तविक कृषक हमने पढ़ लिया, वास्तविक कृषक मिला। अब एक और चीज, यहाँ पे हो गया कृषि और वास्तविक कृषक, दोनों लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 2 का भी कृषि चाहिए और वास्तविक कृषक चाहिए। लेकिन आपको ये तो चीज तो पता होनी चाहिए कि आखिरकार ये बात किसकी हो रही है, कौन सी आबादी क्षेत्र की बात हो रही है। आबादी क्षेत्र है क्या चीज? आबादी, किस आबादी के बारे में, कहां से आएंगे ये लोग? तो ये बोले पहले आबादी पढ़ो, अब पढ़ो आबादी। क्या पढ़ो भैया? अब पढ़ना पड़ेगा आपको आबादी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? आबादी के बारे में। आइए थोड़ा सा आबादी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्या बोला? 2 का ए हमारा बात ही कर रहा था आबादी के बारे में। आबादी के बारे में मैं पहले डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा। क्या लिखा लिखा है? आबादी से अभिप्रेत है नगरेतर क्षेत्र के किसी भी ग्राम में निवासियों के निवास के लिए आनुषंगिक प्रयोजन के लिए समय समय पर आरक्षित क्षेत्र या विभक्त किसी स्थानिक पर्याप्त ग्राम स्थल या गांव स्थान तदनुसार है। इसका मतलब ये जो आबादी क्षेत्र है
ये क्या होता है, ये एरिया रिवर्ज होता है, रिजर्व होता है, और ये अर्बन एरिया होता है। विलेज इन नॉन अर्बन एरिया, कौन सा भैया, विलेज इन नॉन अर्बन एरिया। नॉन अर्बन एरिया मतलब ये होता है नगरेतर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होता है, ये होता है आबादी क्षेत्र से तात्पर्य है नगरेतर क्षेत्र, मतलब नॉन अर्बन एरिया। ठीक है, नॉन अर्बन एरिया इसके बारे में बात कर रहा है, नगरेतर क्षेत्र के बारे में, किसी ग्राम के उसके निवासियों के निवास के लिए। अब ये आबादी को डिसाइड जब भी आप करोगे, तो आबादी को जब भी पढ़ोगे तो एक सेक्शन को रीड जरूर करना है। 243 निकालिए आप लोग, 243 फटाक से पहुंचिए वहां पे। 243 वहां पे भी आबादी है, वहां पे भी क्या दिया गया है, वहां पे भी आबादी दी गई है। ठीक है, वहां पे भी क्या दी गई है, आबादी। नगरेतर क्षेत्र मतलब किसकी आबादी भैया, ये गांव के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, गांव के बारे में बात कर रहा है। गांव के लिए तो दो प्रयोजन के लिए हो सकते हैं आपकी आबादी क्षेत्र, एक तो निवासिक प्रयोजन निवास के लिए, या आनुषंगिक प्रयोजन के लिए। तो यहाँ पे बोला दो तरीके से डिसाइड होगा, एक तो रेसिडेंशियल पर्पस निवासिक, निवासिक या अदर, अदर पर्पस मतलब आनुषंगिक प्रयोजन। ठीक है, इन दोनों प्रयोजन के लिए समय समय पर जो भी आरक्षित किए जाते हैं, जो रिजर्व किए जाते हैं, जो रिजर्व में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके आबादी क्षेत्र। जो रिजर्व रहते हैं कैटेगरी में, वो आबादी क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात कर दी इन्होंने कि ठीक है, जो संबंधित हैं या संलग्न नियम है वो आरक्षित क्षेत्र, या तो जो रिलेशन में है या जो संबंधित हो सकते हैं वो आबादी क्षेत्र है। लेकिन आपने 243 देखा क्या, अगर देख लिया है तो वहां पे आबादी क्षेत्र किसके बारे में बोला, आबादी क्षेत्र। तो आइए मैं पढ़ता हूं 243, आप लोग तो पढ़ते नहीं हो, मैं पढ़ता हूं 243, आ जाओ। क्या लिखा भैया, 243 में भी आबादी है। लिखा है जहां आबादी में आरक्षित क्षेत्र कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, तो वहां ग्राम की दखल रहित भूमि में ऐसा और क्षेत्र आरक्षित कर सकेगा, जो कि पहली वाली डेफिनेशन से है। लिखा है या तो नैवासिक प्रयोजन के लिए या आनुषंगिक प्रयोजन के लिए। तो आनुषंगिक प्रयोजन के लिए अगर लग रहा है कि वहां से पहली सी चीज यार भैया आरक्षित हो गई है, तो कलेक्टर की राय है कि वो आरक्षित क्षेत्र जो रिजर्व एरिया रखा गया है वो अपर्याप्त है। अगर मान के चलो जो रिजर्व एरिया है ये अनसफिशियंट है, और जब अनसफिशियंट है तो फिर 243 का सहारा लिया। 243 इसलिए आया क्योंकि ये जो क्षेत्र बचा ये क्या बचा, ये अनसफिशियंट बचा। और जब अनसफिशियंट बता, और ये राय ओपिनियन किसकी है, आपकी कलेक्टर की। कलेक्टर सोच रहा है कि अब क्या किया जाए, तो कलेक्टर डिक्लेयर करेगा, कलेक्टर सोचेगा कि ग्राम में जो दखल रहित भूमि होती है वह क्षेत्र आरक्षित करेगा जैसा कि ठीक समझे। और आबादी के प्रयोजन के लिए दखल रहित भूमि अगर उपलब्ध ना हो तो राज्य सरकार आबादी के विस्तार के लिए भूमि अर्जित कर सकता है। और भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा अर्जन लागू होते हुए भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर उस व्यक्ति को बंद दे सकता है, जो कि हमेशा होता है। आपने देखा होगा सड़कों में से निकल जाती है, सॉरी खेतों में से निकल जाती है हाईवे, क्या होता है, हाईवे निकल जाते हैं। तो आप लोगों को ये बोल रहा है कि इनसफिशियंट अगर लग रहा है रिजर्व एरिया, अगर इनसफिशियंट है, तो कलेक्टर जो आपका अनऑक्यूपाइड जो लैंड होता है, दखल रहित जो भूमि होती है, दखल रहित भूमि को क्या कर सकता है, दखल रहित भूमि से क्या ले सकता है, आरक्षित क्षेत्र। दखल रहित भूमि में से एक ऐसा आरक्षित क्षेत्र कर सकेगा, मतलब ये बोल रहा है दखल रहित भूमि में से कर सकेगा, दखल रहित भूमि में से ले सकेंगे, ये कलेक्टर डिसाइड करेगा। ये कौन डिसाइड करेगा, ये कलेक्टर डिसाइड करेगा। अगर मान के चलो तब भी अगर अनसफिशियंट है, तब भी क्या है भैया, इनसफिशियंट है, मजा नहीं आ रहा है, आरक्षित नहीं है, तब क्या करोगे, तब स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, तब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्वायर करेगी लैंड, क्या करेगी भैया, एक्वायर करेगी लैंड। और जब एक्वायर लैंड करेगी तो सामने वाले को कंपनसेशन देगी कि नहीं देगी, देगी भैया। तो जब एक्वायर लैंड करेगी तो कंपनसेशन भू अर्जित अधिनियम के अधीन क्या मिलेगा भैया, भू अर्जन द्वारा अधिकार जो अधिभोगी है उसको क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। क्या मिलेगा उसको, कंपनसेशन मिलेगा। यहाँ पे एक ही चीज है। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कब आता है, जब दखल रहित भूमि ना हो, जब दखल रहित भूमि ना हो।
तब आपका स्टेट गवर्नमेंट आता है, तभी आएगा, इसके अलावा तो नहीं आएगा, तभी आ रहा है। चलिए, तो कलेक्टर की पावर हो गई, यहाँ पे इसकी पावर हो गई, आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई भैया, मुझे बता दीजिए एक बार। बताइए। तो ये तो हो गया आबादी। अब मैं इसको बोल सकता हूं ना कि आबादी का निपटारा है ये क्या है भैया, आबादी का निपटारा है। आबादी का निपटारा मतलब कैसे आबादी का निपटारा, आबादी पे मैटर हो गया था, अब आबादी के लिए चाहिए एक रिजर्व भूमि जो कि नैवासिक प्रयोजन के लिए या अदर पर्पस के लिए यूज है। अब ये क्या हो गई, ये इनसफिशियंट हो गई, तो ये क्या हो गया, ये डिस्पोजल कैसे करेगा, तो बोले डिस्पोजल कलेक्टर करेगा। कैसे करेगा, दखल रहित भूमि से लेगा और सफिशिएंट बनाएगा, नहीं सफिशिएंट क्यों, क्योंकि भैया दखल रहित भूमि है ही नहीं गांव में। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट आएगा, वो लैंड एक्वायर करेगा और अधिभोगी जो वहां पे रहेगा वो आपको क्या हो जाएगा भैया, वहां पे वो कंपनसेशन दे देगा। इसका मतलब ये तो हो गया इसका निपटारा। तो एक और पोर्शन यहाँ पे बच गया भैया, एक और पोर्शन यहाँ पे थोड़ा सा बच गया है। कौन सा पोर्शन बच गया, अब बात करते हैं, एक और पोर्शन बचा, वो बचा स्थलों का निपटारा। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, स्थलों के निपटारे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्थलों के निपटारों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो स्थलों के निपटारे के बारे में एक और सेक्शन वहां पे खोलिएगा, आप लोग खोलिएगा 244, खोलिएगा जरा 244, 244। उसी के बाद क्या लिखा है, देखो लिखा है, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अध्ययन रहते हुए ग्राम पंचायत या जहां पे कोई ग्राम पंचायत गठित ना की गई हो, वह तहसीलदार आबादी क्षेत्रों के स्थलों का निपटारा करेगा। वेरी गुड भैया, वहां पे तहसीलदार, अगर मान के चलो स्थलों के निपटारे के बारे में बात आ रही है और बनाए गए नियम में जो ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत गठित है ही नहीं, मतलब अब यहाँ पे समझ में ये आ रहा है कि भैया यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत नहीं है। तब जब ग्राम पंचायत गठित नहीं है और जब कोई कर ही नहीं पा रहा है आबादी के क्षेत्रों का निपटारा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे तहसीलदार करेगा। कौन करेगा भैया, तहसीलदार। प्री के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग ही कंफ्यूजन है, यहाँ पे ऐसे ही बात होगी, यहाँ पे कैसी बात होगी, ऐसी ही बात होगी। एक तरीके से तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके कौन से साहब आ रहा है, कलेक्टर साहब आ रहा है, लेकिन दूसरी तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पे कौन से साहब आ रहा है, तहसीलदार साहब आ रहा है। और तहसीलदार साहब तब आएंगे जब पंचायत ही नहीं है। कब आएंगे तहसीलदार साहब, तब आएंगे जब क्या नहीं है भैया, पंचायत नहीं है। ग्राम में पंचायत होनी चाहिए थी, पंचायत नहीं है, तो फिर तहसीलदार साहब क्या करेंगे, आबादी स्थलों का क्या करेंगे, निपटारा करेंगे। दैट्स द पॉइंट ऑफ सेक्शन 244 आबादी के साथ। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, आ जाइए, आगे बढ़ा जाता है। अब आपकी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, आपकी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। पहले एक कृषि भूमि थी, फिर वहां पे वास्तविक कृषक आया था, वास्तविक कृषक के बारे में हमने पढ़ा, फिर वहां पे एक आबादी क्षेत्र देखा गया कि भैया ऐसा तो नहीं कि भूमि पर्याप्त ना हो, जमीन पर्याप्त ना हो, तो फिर भैया डिस्पोजल के मैटर को निपटारा करने के लिए 244 तक पहुंचे। अब बात होती है कि भाई साहब आप ये बताइए कि जो भूमि है, जो भूमि है वो उस पर रेवेन्यू भी तो रहेगा, जो कृषि भूमि है उस पर रेवेन्यू भी तो निर्धारित होगा, और एक आपकी राजस्व रहेगा, तो उस पर कौन सा राजस्व कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे चर्चा होगी, किसके बारे में चर्चा होगी, अब वर्ष के बारे में, कि भाई साहब इन पे जो एक्वायर कर रहे हो, ये सब चीजें एक्वायर कर रहे हो, तो कृषि भूमि पे कब से स्टार्ट होगा और राजस्व वाली पे कब से स्टार्ट होगा। तो देखो दोनों की चीजों के बारे में बात कर रहा है, तो बोला कृषि वर्ष जो है वो स्टार्ट होगा आपका 1 जुलाई से। कब से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट जैसा कि स्पेसिफाइड करे, स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी, असेसमेंट करेगी, जैसा भी आपको ठीक लगे वहां पे चीज हो जाएगी। और जहां पे राजस्व वाला है, और राजस्व वाला कहाँ कब से स्टार्ट होगा, 2 अक्टूबर। भाई साहब 2 अक्टूबर, ये भी स्टेट गवर्नमेंट असेसमेंट करती है। ठीक है, 2 अक्टूबर, तो यहाँ पे 2 अक्टूबर हो गया, और यहाँ पे आपका कौन सा हो गया भाई साहब, 1 जुलाई हो गया। ये हो गया आपका वर्ष, ये कौन सा हो गया आपका वर्ष। मुझे बताइए भैया ये कृषि वर्ष और ये आपके रेवेन्यू वर्ष कहाँ कहाँ डिफाइन किए गए हैं, फटाफट बता दीजिए, तो हम फटाफट वहां पे लिख लेते हैं। कृषि वर्ष आपका है 2 के सी में, लिख लीजिए, कृषि वर्ष आपका है 2 के सी में, और आपका जो रेवेन्यू वर्ष है वो 2 के भी में। तो 2 के सी में और 2 के भी में, तो 2 का सी मतलब कल्चर, एग्रीकल्चर, और 2 का भी मतलब मैं, अरे मेरा नाम क्या हूं मैं, राजस्व ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर हूं मैं। ठीक है, 2 का भी 2 अक्टूबर को
गांधी जयंती मनाई जाती है, उस दिन पैसा ही पैसा, रेवेन्यू। चलो, ये हो गया यहाँ तक का पूरा का पूरा 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 पोर्शन कवर यहाँ तक का। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे आते हैं। अब थोड़ी सी चीजें यहाँ पे समझने लायक होती हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं भूमि की परिभाषा के बारे में, कि आखिरकार भूमि, आप देखेंगे ना भूमि, तो भूमि की परिभाषा यहाँ पे दी है कि नहीं दी है। आ जाइए, टू के खोलिए आप लोग, टू का के। अब आते हैं टू के पे। टू का के देखिए, टू का के क्या है भैया, लैंड है। अभी पूरा का पूरा पोर्शन ज्वाइंट है ना। ये जो लैंड है इसके बारे में क्या बोला गया, ये बोला धरती की सतह का कोई भी भाग लैंड है भैया। धरती की सतह का कोई भी भाग किसमें आ जाता है, आपके लैंड में आ जाता है। ये लीजिए भाई, ये क्या है, ये लैंड है, कृषि है, ठीक है, सॉरी भूमि है। धरती की सतह का कोई भाग, अब धरती की सतह का कोई भाग जल, चाहे नीचे का चाहे ऊपर का, जल चाहे नीचे का चाहे ऊपर का। देखो इसमें यही लिखा है नीचे, जल के नीचे हो या ना हो, कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं है भैया। और भूमि से जुड़ी हुई समस्त वस्तुएं, दूसरा बोला भूमि से जुड़ी हुई समस्त वस्तुएं, ये भी क्या है, ये भी आपका किसके बारे में, कृषि के बारे में बात कर रहा है, टू के, यही तो है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला गया, बिल्कुल सही भैया। भूमि तो यही है, जकड़ी हुई, भूबद्ध रूप से जकड़ी हुई वस्तुएं किस में आ जाती हैं, आपके लैंड में आ जाती हैं, आपके भूमि में आ जाती हैं। ये सिंपल सा टारगेट सेट, ये क्या है, ये सिंपल से टू के तक यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो बता दीजिए भैया। क्योंकि जिसके पास भूमि है वो करोड़पति है, वो क्या है, वो करोड़पति है, तो टू के में आ गया। ठीक है, जो बेवकूफ लोग होते हैं वो हमेशा लगता है उनको कि इतनी करोड़ों की एग्रीकल्चर लैंड हमारी होनी चाहिए, तो वो एग्रीकल्चर में आ गया। जो एरिया उस एग्रीकल्चर पे काम करता है, ठीक है, वो कौन होता है, वो एक ऐनक की तरह चलता है, तो वो टू ई में वास्तविक कृषक हो गया। देखता है ना, चीजों को देखता रहता है, ठीक है। वो व्यक्ति जो रहता है वो आबादी को करता है, तो ए में आबादी हो गया, 243 में आपका आबादी हो गया, 244 में आपका स्थलों का निपटारा हो गया। इतनी चीजें अभी तक हमने पढ़ी। 111 में हमने पढ़ा कि भैया सिविल न्याय की अधिकारिता का वर्जन, 257 पढ़ा सिविल न्याय की अधिकारिता का वर्जन, विधिक व्यवसाय के बारे में पढ़ा 171 में विधिक व्यवसाय का वर्जन, उसमें पढ़ा 247 ए में पढ़ा कि विधिक व्यवसाय का वर्जन। इतनी चीजें हमने याद करी करी आप लोगों को याद हो गई होंगी। आगे बढ़ जाओ, अब बात करते हैं भूमिहीन व्यक्ति पे भैया, जिसके पास भूमि नहीं है। भूमिहीन व्यक्ति कौन है आखिर, ये महान लोग कौन होते हैं, महान लोग। ये बोला भैया जिसके पास कुछ भी नहीं होता, ये लैंड लॉस है। और ये अगर लैंड लॉस है तो 2K में ही दिया होगा, ठीक है, 2K में ही दिया होगा। भूमिहीन व्यक्ति, क्या लिखा, भूमिहीन व्यक्ति से अभिप्रेत है जो वास्तविक कृषक रह चुका है। इसका मतलब पहले हमें वास्तविक कृषक पढ़ना था, तो हम तो पढ़ के आ गए भाई साहब, बिल्कुल सही है। बोले वास्तविक कृषक रह चुका जो अकेले अपने कुटुंब के सदस्यों में भूमि धारण नहीं करता, इतनी भूमि धारण करता है जो क्षेत्रफल से कम है, जो संबंधित नहीं है, उस क्षेत्रफल से कम है जो इससे संबंधित है, इसमें भेद ही नहीं है भैया। तो सिंपल सी बात बोल रहा है कि आपका भूमिहीन व्यक्ति में आता कौन कौन है, ये प्रीलिम्स के लिए होता है। तो आपका कुटुंब में कौन कौन आता है, ये प्रीलिम्स है। यही याद रख लो कि यहाँ पे कुटुंब में आपके आते हैं माता पिता, माता पिता, पति पत्नी, पति पत्नी, और संतति, और संतति, संतति, माता पिता पति पत्नी संतति, ये सब किस में आ जाते हैं आपके बॉस, ये आ जाते हैं आपके कुटुंब वाले चीजों में, ठीक है। और कोई भूमि धारण नहीं करता वो व्यक्ति किस में आ जाता है, आपके लैंड लॉस पर्सन में। और इतनी भूमि धारण करता है जितनी की भेद किया जाए, इतनी भी धारण नहीं कर पा रहा प्रिस्क्राइब लैंड, तो वो भी किस में आ जाता है, लैंड लॉस पर्सन में। ये प्रीलिम्स से आगे इतनी चीज क्लियर हो गई, यहां तक की चीज क्लियर हो गई। पूरा पूरा नहीं पढ़ना है,
जितनी जितनी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतनी उतनी चीजें हमें निकाल के पढ़ना है। पूरा पूरा तो वैसे भी नहीं याद कर पाएंगे, ठीक है। पूरा पूरा आप लोगों को घर पे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बाकी हमारा फर्ज हम उतना कराएंगे जितना कि आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आप लोगों से गलत होना ही नहीं चाहिए। टू का एच, टू का एच क्या बोला, पढ़ेंगे पूरा। टू का एच सरकारी पट्टेदार, किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट सरकारी पट्टेदार। क्या होता है सरकारी पट्टेदार, देखिए टू का एच मैं ट्रिक बताऊंगा कल आपकी डेफिनेशन याद करने की। क्या बताऊंगा मैं कल, बताऊंगा ट्रिक, इसकी डेफिनेशन याद करने की पूरी डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी, ये गारंटी मेरी, ठीक है। पहले पढ़ लो टू का एच क्या बोला सरकारी पट्टेदार के बारे में, जो कि आपका 181 सेक्शन में आप लोगों को रीड करना है, वहां पे भी सरकारी पट्टेदार दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट से भूमि धारित करने वाला व्यक्ति होता है ये, स्टेट गवर्नमेंट से भूमि धारित करने वाला व्यक्ति, भूमि धारित करने वाला व्यक्ति, ये आपका होता है सरकारी पट्टेदार, टू का एच, ठीक है। टू का एफ, सहकारी सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी, टू का एफ सहकारी सोसाइटी, राज्य सरकार के अधीन रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन क्या होती है, रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है, रजिस्टर्ड होती है। इसके बाद आता है टू का जी, ये साथ में याद कर लेना, टू का जी, टू का जी किसके बारे में बात करता है, सरकारी वनों के बारे में, सरकारी वनों के बारे में बात करता है। सरकारी वनों में आप लोगों को पता है भारतीय वन अधिनियम 1927 में संरक्षित और आरक्षित वन आते हैं। कौन से एक्ट में भैया आपके, भारतीय वन अधिनियम 1927 में आरक्षित और संरक्षित वन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टू के जी में बात करता है, ठीक, ठीक है। अब निकाल लीजिए, अब निकाल लीजिए एक लास्ट ऑप्शन जो कि हम छोड़ चुके हैं यहाँ पे, ये इसको नहीं छोड़ेंगे। 181 सरकारी पट्टेदार, जो चीज लिंक हुई है मतलब हम खत्म करेंगे उसको। सरकारी पट्टेदार निकाल लीजिए एक बार, देखिए 181, जरा 181 देखिए, वेरी गुड, आज आज जुड़े हो आप लोग, इसका मतलब नीड है आप लोगों को जिस चीज की, आप लोगों के लिए वो चीज अच्छी है, जिस चीज की आप लोगों को लगता है, मैंने अक्सर आप लोगों को टोका भी है, जिस चीज को आप आसान समझते हो वही आपको गिराएगी, टेंशन मत ले, है ना। जिस चीज को अपन आसान समझ रहा है, जैसे कि कोई कोई को कॉन्ट्रैक्ट बहुत इजी लगता है, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन आपका इस गलती के कारण कि आपने शायद हो सकता है उस पर ज्यादा ध्यान ना दिया हो, गलत करके आए, लॉस आपका है। इसलिए हर चीज को महत्व दो इस स्टेज पे आके, ठीक है। इस स्टेज पे आके हर चीज को महत्व देना आपकी लाइबिलिटी है, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट से भूमि धारित करने वाला व्यक्ति कौन होता है, ये आपका सरकारी पट्टेदार होता है। भूमि दखल में लेने का अधिकार होता है, इसको भूमि में दखल देने का अधिकार होता है, जो भूमि है भूमि में दखल देने का अधिकार होता है, दखल देने का अधिकार होता है, जिसको भूमि में दखल देने का अधिकार होता है गवर्नमेंट वाली में, तो ये क्या होता है, सरकारी पट्टेदार होता है। अब भूमि में दखल देने का अधिकार तो दो लोगों को हो सकता है, एक तो आपके यहाँ पे दिया गया है कलेक्टर को, इसकी भूमि में दखल देने का अधिकार, जो इसको अलॉट की है किसने, स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको या तो कलेक्टर या तो आपका स्टेट गवर्नमेंट खुद ये क्या दे सकता है, दखल दे सकता है, ठीक है। भूमि स्वामी के रूप में नहीं रहता है ये पर्सन कभी भी भूमि स्वामी के रूप में नहीं रहता है, भूमि स्वामी के रूप में नहीं रहता है, भूमि स्वामी के रूप में नहीं रहता है, ये पर्सन कभी भी भूमि स्वामी के रूप में नहीं रहता है, ठीक। चलिए आज की कहानी को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो आप लोगों को यदि पसंद आया तो तारीफ कर सकते हो, और अगर याद हुआ है तो डबल तारीफ कर सकते हो, और अगर नहीं हुआ है और अच्छा नहीं लगा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी गलती, मेरी नहीं, मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही, नीड टू बी गुड वे। चलिए बताइए, तो इसी के साथ करें समापन, कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए,
बहुत अच्छा लगा सर क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। एक ही को लगा, बाकी सब बोलना सीख जाओ भैया, मैं बोल रहा हूं ना। ओके चलिए, ऐसे ही आप लोगों को CGLRC याद हो जाएगी, ये गारंटी है मेरी, है ना। लास्ट तक देखना, मजा आएगा आप लोगों को। और CGLRC अगर जिस जिसको ज्वाइन करनी है फटाफट, आप लोगों के पास ऑफर है, वार्निंग है, कर लेना फटाक से। चलो मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।